नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी, पिता की आखिरी कॉल बनी घटना। दुबई की चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच बने एक छोटे से कमरे में रहने वाला आर्यन मेहता उस शाम हमेशा की तरह काम से लौटकर थका हारा बिस्तर पर गिरा था कि फोन की तेज घंटी ने उसके भीतर अजीब सा डर जगा दिया। स्क्रीन पर पिताजी लिखा देखकर दिल धक धक करने लगा, क्योंकि गांव से इस समय कॉल बहुत कम आती थी। जैसे ही कॉल उठाई, उधर से कांपती आवाज आई, बेटा वापस आ जाओ, वरना बहू मुझे सर्दी में मार देगी। आवाज कमजोर थी, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। आर्यन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कॉल अचानक कट गई और फोन की स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया। कमरे में बैठे बैठे उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। हाथ कांपने लगे, दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया कि आखिर पिताजी ऐसा क्यों कहेंगे। उसकी पत्नी रिद्धि तो हमेशा फोन पर बड़े प्यार से बात करती थी। गांव के लोग भी कहते थे कि वह पिता की बहुत सेवा करती है। फिर यह सर्दी से मार देगी का क्या मतलब था। आर्य ने तुरंत दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। उसने पड़ोसी चाचा को कॉल किया, फिर छोटे भाई के दोस्त को, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने उसी रात टिकट बुक करके करने का फैसला कर लिया। दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था, जैसे कोई अनहोनी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उसने जल्दबाजी में बैग पैक किया और फ्लाइट के समय तक कमरे में इधर उधर चक्कर काटता रहा। हर सेकंड भारी लग रहा था। तभी कुछ देर बाद फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई और उधर से ठंडी आवाज में खबर मिली, आर्यन जी, आपके पिताजी नहीं रहे। यह सुनते ही जैसे दुनिया रुक गई। हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कानों में बस वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, सर्दी से मार देगी। फ्लाइट में बैठा आर्यन खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखता रहा। उसे लगा जैसे बादलों के बीच कहीं पिताजी की आवाज खो गई है। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। पछतावा था कि शायद अगर वह पहले आ जाता तो सब ठीक हो जाता। अगले दिन जब वह हिंदुस्तान पहुंचा तो गांव का माहौल अजीब सा शांत था, जैसे किसी ने पूरे मोहल्ले की आवाज चुरा ली हो। घर के बाहर भीड़ थी और आंगन में सफेद चादर पर पिताजी का शरीर रखा था। चेहरे पर ठंडा सन्नाटा, आंखें बंद, होठ जैसे कुछ कहना चाहते हो। आर्यन जैसे ही पास गया, उसकी रूह कांप गई। पिताजी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। कमरे में अजीब सी ठिठुरन थी, जबकि बाहर धूप खिली हुई थी। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। रिश्तेदार रो रहे थे, लेकिन आर्यन के भीतर आंसू नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि आखिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। जब सीता को अग्नि दी गई तो लपटों के बीच उसे लगा जैसे पिताजी की परछाई कुछ कहना चाहती है। जैसे आग के शोर में भी एक आवाज थी, सच्चाई ढूंढ। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग धीरे धीरे लौटने लगे तो मोहल्ले का एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम गोविंद काका था, चुपचाप आर्यन के पास आया और उसे इशारे से अलग ले गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरी आवाज में कहा, बेटा, तेरे पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि अगर आर्यन आए तो उसे सच बता देना, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या सच काका? गोविंद काका ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर और पास आकर बोला, तेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से बहुत डर में थे। रात को ठंड से कांपते रहते थे। कहते थे कि कमरे में कोई आता है और बहू को देखते ही चुप हो जाते थे। एक रात उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो आर्यन को बता देना कि घर में जो दिख रहा है वो सच नहीं है। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे हवा अचानक बर्फ बन गई हो।
उसने घबराकर पूछा, काका साफ साफ बताइए। गोविंद काका ने कांपती आवाज में कहा, तेरे पिताजी कहते थे कि हर रात कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है, ठंडी हवा आती है और कोई परछाई बिस्तर के पास खड़ी रहती है। उन्होंने कहा था कि बहू को सब पता है, लेकिन वह कुछ छुपा रही है। यह सुनकर आर्यन के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। उसने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा, जहां उसकी पत्नी रिद्धि लोगों के बीच खड़ी थी, चेहरा शांत लेकिन आंखें खाली सी। उसे अचानक याद आया कि पिछले कुछ महीनों से जब भी वह वीडियो कॉल करता था, पिताजी हमेशा कंबल में लिपटे रहते थे और रिद्धि कहती थी, यहाँ बहुत ठंड है, जबकि उस समय गांव में गर्मी का मौसम होता था। गोविंद काका ने आखिरी बात कहते हुए कहा, आर्यन का हाथ पकड़ लिया। मरने से पहले तेरे पिताजी ने बस इतना कहा था, आर्यन को कहना कि अलमारी के पीछे देखे, वहां सब सच मिलेगा, और उससे कहना कि जल्दी करे, वरना अगला नंबर उसी का है। यह सुनते ही आर्यन की रूह कांप उठी, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। उसने पलटकर देखा तो घर की खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि पिताजी की मौत शायद सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि किसी गहरे राज की शुरुआत थी, और वह राज अब उसे ही खोलना था। लेकिन सवाल यह था कि उस घर में सच में क्या छुपा था, और क्यों पिताजी आखिरी समय तक सर्दी से डरते रहे। आर्यन ने गहरी सांस ली और तय किया कि रात होते ही वह उस अलमारी के पीछे जरूर देखेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक बेटे का कर्तव्य नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने की भी बात थी। दूसरा भाग, लंबा स्वरूप। रात गहराने लगी थी और गांव की गलियां धीरे धीरे सन्नाटे में डूब रही थी, लेकिन आर्यन मेहता के भीतर तूफान चल रहा था। पिताजी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, और उसके मन में वह आखिरी बात हथौड़े की तरह बज रही थी, अलमारी के पीछे देखना, वरना अगला नंबर उसी का है। घर के अंदर रिश्तेदार सो चुके थे। आंगन में टंगी बल्ब की पीली रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। रिद्धि किचन में चुपचाप बर्तन समेट रही थी, चेहरा शांत मगर अजीब सा ठंडा। आर्यन ने उससे सामान्य आवाज में कहा कि वह थका हुआ है और कमरे में सोने जा रहा है। जैसे ही वह पिताजी के कमरे में दाखिल हुआ, तो एक अजीब सी ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई। बाहर मौसम सामान्य था, लेकिन कमरे के अंदर जैसे बर्फ जमी हो। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा हल्का हल्का हिल रहा था। उसे गोविंद काका की बात याद आ गई, और उसने धीरे अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। अलमारी भारी थी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उसे थोड़ा खिसकाया, तो पीछे दीवार में एक छोटा सा लड़की का पैनल दिखा। पैनल के किनारे पर पुराने किलों के निशान थे, जैसे उसे कई बार खोला और बंद किया गया हो। कांपते हाथों से उसने पैनल हटाया तो अंदर एक लोहे का छोटा बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसमें एक पुरानी डायरी, कुछ फोटो और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी। डायरी के पहले पन्ने पर पिताजी की लिखावट थी, अगर यह पढ़ रहे हो तो समझो मैं खतरे में हूँ। आर्यन के हाथ कांप गए। उसने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि पिछले कुछ महीनों से घर में अजीब घटनाएं हो रही है। रात को अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर जाता है, सांस से धुआं निकलने लगता है, और परछाई दरवाजे के पास खड़ी दिखती। पिताजी ने कई बार रिद्धि से कहा, लेकिन वह हर बार टाल देती और कहती कि यह उनका वहम है। एक दिन पिताजी ने देखा कि आधी रात को रिद्धि आंगन में किसी अजनबी से धीरे आवाज में बात कर रही है, और उसके हाथ में वही रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। उन्होंने छुपकर सब सुना तो पता चला कि घर की जमीन बेचने के लिए उन्हें धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा था। कमरे में ऐसी
एसी की ठंडी गैस छोड़ने का जुगाड़ किया गया था, जिससे पिताजी लगातार बीमार पड़ते रहे और सबको लगता रहा कि वह ठंड से कमजोर हो रहे हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं बचा नहीं तो समझ लेना यह सब एक साजिश है, और अगर तुमने सच उजागर नहीं किया तो यह लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा चरमराया और आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो रिद्धि दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सख्त और आंखों में अजीब सी ठंडक। उसने धीरी आवाज में कहा, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। आर्यन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर रिकॉर्डिंग डिवाइस चला दी। उसमें रिद्धि और एक प्रॉपर्टी डीलर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, ठंड से वैसे ही कमजोर है। वह कुछ दिन और आवाज कमरे में गूंज गई और रिद्धि का चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर से अचानक गोविंद काका और कुछ पड़ोसी अंदर आ गए, क्योंकि आर्यन ने पहले ही उन्हें इशारे से बुला लिया था। सबके सामने सच खुल गया। रिद्धि घबरा गई और चिल्लाने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस को बुलाया गया, साजिश का पर्दाफाश हुआ और आर्यन की आंखों से आखिर आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि पिताजी की सर्दी कोई मौसम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चाल थी। अगले दिन जब सूरज निकला तो घर में पहली बार गर्माहट महसूस हुई, लेकिन आर्यन के दिल में एक ठंडी खाली जगह रह गई। उसने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर वादा किया कि अब कभी दूर नहीं जाएगा और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगा। कैमरे की तरफ देखते हुए उसकी आवाज भारी थी। कभी कभी एक फोन कॉल सिर्फ आवाज नहीं, चेतावनी होती है। अगर अपने बुलाए तो देर मत करना। और यही वह पल था जिसने इस कहानी को एक सबक बना दिया कि लालच और धोखे की ठंड आखिर सच की आग में पिघल ही जाती है।